48 घंटे से ज्यादा कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में गिरे 1.5 साल के मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घंटों के इंतजार के बाद जब मासूम नदीम को सकुशल बाहर निकाला गया तो सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली और ईश्वर को शुक्रिया अदा किया। ये वो पल है जब सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली। यही वो पल है जब एनडीआरएफ और सेना की मुहिम रंग लाई। ये वही पल है जिसका परिवार को लगभग 48 घंटों से इंतजार था। आखिरकार 48 घंटे बाद नदीम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया है और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तकरीबन शाम 5:30 बजे के आसपास नदीम को इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान, देखिए इंडियन आर्मी के जवान सुरक्षित नदीम को निकालकर एम्बुलेंस के जरिए भेज रहे हैं मेडिकल के अंदर। दरअसल हिसार के बालासमंद में बुधवार शाम को 1.5 साल का मासूम नदीम बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद परिजनों की सांसें फूल गईं। बीतते पल के साथ धड़कनें बढ़ रही थी। तभी एनडीआरएफ और आर्मी ने मिशन जिंदगी शुरू की। बर्लिन गए थे मेरे भाई, से निकल गया, वहाँ खड्डा था, मुझे तो पता नहीं था, फिर अंदर गिर गया। फिर क्या पता लगा आपको? नहीं, अंदर गिर गया था। देखा आपने? दिखा नहीं अंदर। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। बुधवार शाम नदीम अपनी 2 बहनों के साथ यहाँ पर पहुंचा था। आप देख सकते हैं कि ये बेरी का पेड़ है, यहाँ बेर खाने के लिए तीनों बच्चे पहुंचे थे, लेकिन खेल खेल में नदीम यहाँ पास के एक बोरवेल के ऊपर सीमेंट का पुराना बैग रखा हुआ था, उसके ऊपर बैठ गया और उसके ऊपर बैठने के बाद अचानक से एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ये बोरवेल है, पहले ट्यूबवेल लगाया होगा और उसके बाद उस पाइप को यहाँ से निकाल लिया गया। जब दोनों बच्चों को उसके गिरने की आवाज आई तो वो वक्त बीतता जा रहा था और मुश्किल कम न थी। मशीनों से बोरवेल में रास्ता निकालने के लिए मुहिम चली, लेकिन मासूम नदीम तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। सबसे ज्यादा दिक्कत थी ये यहाँ का जो सॉइल स्ट्रेटा था। यहाँ की जो सॉइल है वो हर 4 फीट में बदल रही थी। कहीं सैंड आ जा रहा था, कहीं क्ले सॉइल आ जा रहा था, कहीं पथरीली मिट्टी आ जा रही थी। तो उससे काफी ज्यादा प्लानिंग में मुश्किल हो रही थी। ये नहीं समझ आ रहा था कि मतलब हमारा स्पीड क्या होगा। की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और उसके बॉडी के ऊपर काफी सैंड गिरा हुआ था जो गीला हो गया था, तो वो बिल्कुल सख्त हो गया था, तो बच्चा मूव नहीं हो पा रहा था। तो हमारा यही एंडेवर था और यही एम था कि उसको धीरे धीरे सैंड उसके ऊपर से निकालना। और मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन में था चड्डा सर के साथ और हम दोनों ने साथ में उसको धीरे धीरे रिट्रीव किया बिना किसी चोट के। लेकिन जंग जिंदगी बचाने की थी तो आर्मी और एनडीआरएफ ने दिन रात एक कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि लगा मानो नदीम बस बाहर आ ही जाएगा, लेकिन तभी एक नई मुश्किल खड़ी हुई। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और इसमें जैसे आपको जानकारी 54 फीट नीचे बच्चा था और उसके पहले हमने 50 फीट का गड्ढा खोदा। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की वो 3x3 की थी और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उस बच्चे को लोकेट करने में, लेकिन एचडीडी ट्रैकर के माध्यम से हम बच्चे को लोकेट कर पाए और आसानी से उसको बाहर निकाल पाए। जवान डटे रहे। नदीम को सकुशल देखने के लिए ग्रामीण भी एक पल के लिए वहां से नहीं हिले। करीब 48 घंटे बाद नदीम को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार ने जश्न मनाया और राहत की सांस ली। खुशी, हमको बहुत खुशी है जी। कितना मुश्किल था ये काम करना और किस तरीके से किया गया? बड़ी कठिनाई, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल थी जी, अभी सही हो गया। मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा सब देश गाँव वासियों को और सैनिकों को सब बधाई मेरी तरफ से।
कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नदीम ने इसे सही साबित कर दिखाया। 1.5 साल के मासूम ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी की जंग लड़ता रहा और एनडीआरएफ और आर्मी की मेहनत भी रंग लाई। हरियाणा में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में प्रिंस भी ऐसे ही गिरा था। तो ये एक बड़ी बात है कि इस तरह के हादसों पर रोक लगाने के लिए ऐसे बोरवेल को समय रहते बंद किया जाए और प्रशासन को इसमें सख्ताई से पेश आना चाहिए। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा, बालासमुंद। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने घर में सुरक्षित हैं? क्या आप बदमाशों की पहुंच से दूर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोहना में एक परिवार पर दबंगों ने ऐसा कहर बरपाया कि 11 लोग अस्पताल पहुंच गए। घर में घुस गया लाठियों से ताबड़तोड़ वार, घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला, रोती बिलखती महिला, घर के लोगों पर पत्थरों से तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं, जो कानून व्यवस्था और आपकी सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है कि क्या आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं? क्या बदमाशों को किसी का खौफ नहीं? सरेआम घर में घुसकर वार करने से भी नहीं कतराते? ये डराने वाली तस्वीरें सोहना के नया गांव के धूप सिंह नगर की, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बदमाशों के सामने जो आया, उन्होंने लाठियों से वार कर लहूलुहान कर दिया। परिवार के कुछ सदस्यों ने छत पर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन खौफ देखी कहीं बदमाश दरवाजा तोड़कर न आ जाए, इसलिए दरवाजे के सामने खुद ही ढाल बनकर डटे पड़े हैं। ये पूरा विवाद बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ, जो खूनी खेल में तब्दील हो गया। बच्चे खेल रहे थे, 2 दारू पी के आए, हम भी खेल लेंगे। खेलने के बाद वे कहने लगे बच्चे तुम ही खेल लो, मैं चला गया। बस ना तुम पकड़ पेलने शुरू कर दिए। 2 लड़के आए बाइक पे, वहां से आके कहने लगे भाई मुल्ला क्या कर रहे हो यहाँ? हम कहने लगे भाई कुछ नहीं, हम तो खेल रहे। लो तुम यहाँ क्यों खेल रहे? तुम्हें तो पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए। हम कहने लगे भाई रहना तो यहाँ, पाकिस्तान क्या करेंगे? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच का दावा कर रही है, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आगाह कर रही हैं कि आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। सोहना से संजय राघव, न्यूज 18 हरियाणा। तो नूह के नट कॉलोनी में प्रवासी मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। सुनील यूपी का रहने वाला था, जो बीते कई दिनों से नूह में मजदूरी कर रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसे मृत पाया गया। बताया यह भी जा रहा है कि सुनील ने अपने दोस्त छोटन के साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद से ही छोटन फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जींद में विजिलेंस टीम ने हवलदार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल हवलदार झगड़े के मामले को निपटाने की एवज में पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन विजिलेंस की शिकायत के बाद हवलदार को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल 7 मार्च को बूढ़ाखेड़ा और बेरीखेड़ा गांव के छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था। इस हाथापाई में बेरीखेड़ा गांव के कुछ युवकों को चोटें आई थी, जिसके बाद पिल्लूखेड़ा पुलिस ने इस मामले में बूढ़ाखेड़ा गांव के नीरज, सचिन, सोनू, भरत और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। परमिशन लेकर उस पर रेड कायम की गई। थाना पिल्लूखेड़ा में जसबीर हवलदार को रंगे हाथों 10,000 रुपए से गिरफ्तार किया।
भारत को निकालना था और वो जो 4 अन्य के नाम आ रहे हैं उनको निकालना था। उसे घाटी में आतंक फैलाने के आरोप में केंद्र सरकार ने आतंक विरोधी कानून के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई में JKLF नेता यासीन मलिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि कश्मीर प्रशासन ने पुलवामा हमले के 8 दिन बाद यानी कि 22 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था। गृह सचिव राजीव गाबा ने बताया कि घाटी में हत्या, अपहरण और अशांति फैलाने की साजिश के आरोप में JKLF पर कुल 37 FIR दर्ज है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ केंद्र सरकार की 3 महीने से कार्रवाई चल रही है, लेकिन इससे पहले जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को NIA ने जगह जगह पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अलगाववादी नेता शामिल हैं जो NIA और ED के रडार पर हैं। JKLF के विरुद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री VP सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी, का अपहरण सम्मिलित हैं। साथ ही यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है। JKLF चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लिप्त रहा। तो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA और ED ने देश में आतंकियों के नब्ज पर प्रहार शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों एजेंसियों ने देश में ऐसे 13 लोगों के साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया है जो टेरर फंडिंग के जरिए घाटी को अशांत करने की फिराक में थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ED पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी और आतंकियों को हुई फंडिंग के मसले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। NIA ने कई केसेस को दर्ज किया था, उसी केस को आधार बनाते हुए ED उस तमाम मामलों की पड़ताल कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन तमाम संपत्तियों को अटैच कर रही है। सेना के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय और NIA ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13 लोगों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही टेंडर फंडिंग के आरोप में कई लोगों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसमें शुरुआती जांच में 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ED के वरिष्ठ सूत्रों का अगर माने तो उनका कहना है कि इस मामले में पाकिस्तान समर्थित कई बड़े आतंकी जो हैं, जो बकायदा जम्मू कश्मीर में रहे कुछ अलगाववादी नेताओं को बकायदा फंड मुहैया करा रहे थे। और जम्मू कश्मीर, राजधानी दिल्ली, इसके साथ हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश में कई संपत्तियों को बकायदा वहां बनाया गया और उन अवैध संपत्तियों के बारे में जो एक खाका है, एक तमाम जो सबूत है वो ED जुटा चुके हैं और इस मामले में जल्द ही कई और भी संपत्तियों को ED अटैच करने वाली है। इसके साथ ही कई और जो बड़े अलगाववादी नेता हैं और कई जो आतंकी समर्थित जो लोग हैं बकायदा उनकी गिरफ्तारी करके उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए ये 13 लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से हवाला के जरिए पैसे लेते थे। अब जान लीजिए इन रुपयों का इस्तेमाल होता कहां था। लश्कर और हिजबुल के स्थानीय आतंकियों की मदद करने में, हुर्रियत और अलगाववादियों के सभी संगठनों के नेताओं को देने में, सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने में, कश्मीर में रुपये देकर पत्थरबाज तैयार करने में, मदरसों में देश के खिलाफ बच्चों में जहर भरने में, मस्जिदों में धर्म के जरिए जिहादी तैयार करने में, युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने के लिए, घाटी में युवाओं को बरगलाने में, सुरक्षा बलों पर अटैक करने की साजिश में, सेना के कैंप पर हमला करने में। बता दें कि ED और NIA की पहली स्ट्राइक में गुरुग्राम में जहूर अहमद वटाली का बंगला लपेटे में आया है, जिसे जब्त किया गया है। ED को मिले दस्तावेज के मुताबिक वटाली को
हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, ISI और दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से रुपये मिले हैं जो हवाला के जरिए फंडिंग हुई है। बता दें, जहूर अहमद वटाली फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। केंद्र सरकार एक तरफ से कह सकते हैं कि वित्तीय मामले में और टेरर फंडिंग के मामले में एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक ऑपरेशन है वो चला रही है, और इस मामले में कई बड़े जो नेता हैं वो भी जल्द ही ईडी का रडार पर आ सकते हैं।